जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते, कानून द्वारा प्रदान की गई कोई भी स्वतंत्रता आपके किसी काम की नहीं है। ये शब्द थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के, और ये आज की हमारी चर्चा के लिए एक बिल्कुल सटीक मंच तैयार करते हैं। स्वागत है। आज का हमारा विषय है आर्थिक समानता। एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे मन में नैतिकता, दर्शन और अक्सर तीखी राजनीतिक बहसें घूमने लगती हैं। लेकिन आज हम इस पर एक बिल्कुल अलग, एक व्यवहारिक नजरिए से बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आर्थिक समानता सिर्फ एक आदर्शवादी सपना है या फिर ये हमारे आर्थिक विकास के लिए एक अनिवार्य जरूरत है। और हाँ, ये विश्लेषण खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपके जीएस पेपर 3 इकोनॉमी और पेपर 2 सोशल जस्टिस के लिए ये एक कोर टॉपिक है। आज हमारी चर्चा का आधार है इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक बहुत ही दिलचस्प लेख, द प्रैग्मैटिक इम्पेरेटिव फॉर इकोनॉमिक इक्वालिटी। इसमें लेखक का तर्क है कि भारत में जब भी समानता की बात होती है तो उसे अक्सर 4 बड़ी गलतफहमियों या कहें कि पापों से जोड़ दिया जाता है। तो चलिए इन्हीं परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आम तर्क वो ये कि देखिए, हमारा असली लक्ष्य गरीबी को कम करना होना चाहिए, न कि असमानता पर बहस करके समय बर्बाद करना। असमानता को अक्सर एक भटकाव की तरह देखा जाता है, लेकिन क्या ये दोनों सच में एक दूसरे के दुश्मन हैं? लेख इस दावे को हंसी का पात्र बनाने वाली रहस्यमयी बात क्यों कहता है? देखिए, ये एक बहुत बहुत दिलचस्प सवाल है और लेख के मुताबिक इन्हें एक दूसरे का दुश्मन समझना ही सबसे बड़ी गलती है। ये दोनों असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जब समाज में असमानता बहुत ज्यादा होती है तो वो सीधे सीधे गरीबी मिटाने की कोशिशों को कमजोर कर देती है। अर्थशास्त्र की भाषा में कहें तो ये ग्रोथ इलास्टिसिटी ऑफ पॉवर्टी को घटा देती है। ग्रोथ इलास्टिसिटी ऑफ पॉवर्टी, एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। क्या इसे आसान भाषा में समझा सकती हैं? बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए देश की अर्थव्यवस्था में 10 रुपए की ग्रोथ हुई। अगर समाज में समानता है तो शायद उस 10 रुपए की बढ़ोतरी में से 2-3 रुपए सबसे गरीब तबके तक भी पहुंचेंगे। लेकिन अगर समाज में बहुत ज्यादा असमानता है, ज्यादातर पैसा पहले से ही कुछ ही लोगों के पास है, तो हो सकता है कि वो पूरे के पूरे 10 रुपए ऊपर के कुछ ही लोगों की जेब में ही चले जाएं और गरीबों तक कुछ भी न पहुंचे। अच्छा, इसी को कहते हैं ग्रोथ इलास्टिसिटी का कम होना। ग्रोथ तो हो रही है पर वो गरीबी कम करने में असरदार नहीं है। हाँ, ये तो हम अक्सर सुनते भी हैं कि जीडीपी के आंकड़े तो बढ़ रहे हैं, पर आम आदमी की जिंदगी में वैसा फर्क नहीं दिख रहा। तो आप कह रहे हैं कि इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये बढ़ती हुई असमानता हो सकती है? सही पकड़ा आपने। और दूसरा बिंदु भारत के अपने अनुभव से जुड़ा है। लेख बताता है कि जो समाज ज्यादा असमान होते हैं वो सार्वजनिक वस्तुओं यानी पब्लिक गुड्स पर लगातार कम निवेश करते हैं। पब्लिक गुड्स जैसे सबके लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी शिक्षा, साफ सफाई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो अमीर और शक्तिशाली वर्ग है वो इन सार्वजनिक सेवाओं पर निर्भर नहीं होता। वो प्राइवेट स्कूलों, प्राइवेट अस्पतालों का खर्च उठा सकते हैं। तो सरकारी व्यवस्था को बेहतर बनाने में उनकी कोई खास रुचि नहीं रह जाती। और इसके नतीजे तो हम दशकों से झेल रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ कुपोषण एक बड़ी समस्या है। सरकारी स्कूलों में सीखने का स्तर गिरा हुआ है और मजदूरों की आय में सालों से कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। बिल्कुल, ये सब इसी संरचनात्मक समस्या का नतीजा है। और एक तीसरा पहलू भी है जो निवेश से जुड़ा है। जब देश की ज्यादातर दौलत कुछ ही हाथों में सिमट जाती है तो ये बाजार में कुल मांग यानी कंजम्पशन को दबा देती है। कैसे? सोचिए, अगर 100 लोगों के पास 100 रुपए हो तो वो ज्यादा सामान खरीदेंगे, या अगर एक आदमी के पास 10,000 रुपए हो और बाकी 99 के पास कुछ ना हो। जाहिर है पहली वाली स्थिति में। हाँ, तो जब आम लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं होगा तो बाजार में मांग घटेगी और मांग घटने से कंपनियां नया निवेश करने से हिचकेंगी। इसलिए ज्यादा समानता एक व्यापक और मजबूत विकास की शर्त हो सकती है, न कि उसकी राह में रोड़ा। ठीक है, तो ये साफ है कि गरीबी और असमानता एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन एक आम चिंता ये भी है, दूसरा मिथक, कि अगर हम असमानता कम करने पर ज्यादा ध्यान देंगे तो जो लोग मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो उद्यमी हैं, कहीं उनकी भावना को ही हम चोट न पहुंचा दें। क्या समानता और उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप एक साथ चल सकते हैं? ये दूसरा मिथक है
और इसका जवाब भी उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। लेख के मुताबिक ये रिश्ता कहीं ज्यादा जटिल है। हम अक्सर सोचते हैं कि उद्यमिता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा सरकारी नियम कानून या लाल फीताशाही है, लेकिन लेख तर्क देता है कि धन का अत्यधिक संकेंद्रण यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ भी उतना ही या शायद उससे भी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। ये राजनीतिक पकड़ या पॉलिटिकल कैप्चर को जन्म देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले से ही बड़े खिलाड़ी हैं, जिनके पास पैसा और पहुंच है, वो सरकार पर दबाव डालकर अपने फायदे के नियम बनवा लेते हैं और नए लोगों को बाजार में आने ही नहीं देते। बिल्कुल, ये एक तरह का अदृश्य लाइसेंस राज बन जाता है। ये नए उद्यमियों के लिए बाजार के दरवाजे बंद कर देता है। दूसरा बिंदु ये है कि असमानता प्रतिभाशाली उद्यमियों का दायरा ही बहुत सीमित कर देती है। जब किसी को बिजनेस लोन मिलेगा या नहीं, उसे अच्छी शिक्षा मिलेगी या नहीं, ये सब उसके प्रतिभा पर नहीं बल्कि इस बात पर निर्भर करने लगे कि उसके परिवार के पास कितनी जायदाद है, तो उद्यमिता कुछ खास परिवारों की बपौती बनकर रह जाती है। और इससे देश का कितना नुकसान होता होगा। न जाने कितने अच्छे आइडिया सिर्फ इसलिए दम तोड़ देते होंगे क्योंकि उन्हें सही मौका नहीं मिला। कल्पना कीजिए, एक छोटे शहर में एक बहुत ही प्रतिभाशाली लड़की है जिसके पास एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है, लेकिन उसे लोन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसके परिवार के पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर घराने के लड़के को, जिसका आइडिया शायद उतना अच्छा नहीं है, आसानी से फंडिंग मिल जाती है। यही है प्रतिभा का गंभीर गलत आवंटन, यानी मिस एलोकेशन ऑफ टैलेंट। और ये हर रोज हमारे देश में हो रहा है। किराया सम्मत के क्षेत्र, ये क्या होता है? मतलब ये वो सेक्टर है जहां पैसा बनाने के लिए कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस नहीं बनाई जाती, बल्कि मौजूदा सिस्टम से पैसा खींचा जाता है। जैसे रियल एस्टेट में सट्टेबाजी, फाइनेंस में जटिल खेल या सरकारी नीतियों से फायदा उठाने के लिए लॉबिंग करना। ये वो काम है जिनसे किसी एक व्यक्ति को तो बहुत फायदा होता है, पर समाज या अर्थव्यवस्था के लिए कुछ नया नहीं बनता। अच्छा, तो अंत में असमानता उद्यमिता को नहीं, बल्कि किराया मांगने वाली सत्ता यानी रेंट सीकिंग इनकम्बेंसी को बचाती है। ये उन बड़े खिलाड़ियों को बचाती है जो कोई नई चीज बनाने के बजाय बस अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब हमारा सबसे बड़ा टैलेंट देश के लिए कुछ नया बनाने के बजाय इस जुगत में लगा है कि सिस्टम से कैसे फायदा उठाया जाए। ठीक है, तो बड़े खिलाड़ी सिस्टम को अपने हक में मोड़ लेते हैं, लेकिन इसका जो समाधान सुझाया जा रहा है, ज्यादा समानता, क्या वो हमें वापस एक ऐसे दौर में नहीं ले जाएगा जहां हर चीज पर सरकार का कंट्रोल था? यही तीसरा डर है कि समानता की बात का मतलब है ज्यादा नौकरशाही और सरकारी नियंत्रण। और यहीं पर लेख एक बहुत मजबूत तर्क देता है जो इस पूरी सोच को ही पलट देता है। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ज्यादा सरकारी मनमानी किसके लिए जरूरी है? समानता लाने के लिए या असमानता को बनाए रखने के लिए? लेख का तर्क है कि उच्च असमानता को बनाए रखने के लिए अक्सर अधिक विवेकाधीन राज्य शक्ति, डिस्क्रिशनरी स्टेट पावर की जरूरत पड़ती है। ये तो सुनने में बिल्कुल उल्टा लग रहा है। असमानता को बनाए रखने के लिए ज्यादा सरकारी दखलंदाजी कैसे? सोचिए, जब सरकार को कुछ खास लोगों या कंपनियों को फायदा पहुंचाना हो तो उसे अपनी मनमर्जी से फैसले लेने की ताकत चाहिए होती है। अच्छा, जैसे किसी खास उद्योगपति को सब्सिडी देना, बड़ी कंपनियों के लिए नियमों में ढील देना या चुनिंदा लोगों को टैक्स में छूट दे देना। ये सब बिना विवेकाधीन शक्ति के संभव नहीं है और ये सब असमानता को और गहरा करते हैं। लेकिन एक तर्क ये भी दिया जाता है कि यूनिवर्सल स्कीम्स जो सबके लिए होती हैं वो बहुत खर्चीली होती हैं। हाँ, ये एक बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन लेख का दृष्टिकोण ये है कि इसके विपरीत जो समतावादी रणनीतियां सार्वभौमिकता पर आधारित हैं, जैसे सभी के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं या शिक्षा की एक मजबूत सार्वजनिक व्यवस्था, वो असल में प्रशासनिक विवेक और राजनीतिक पकड़ को कम कर सकती हैं। वो कैसे? जब कोई योजना या सेवा सभी के लिए है तो किसी अधिकारी के पास ये तय करने की शक्ति बहुत कम हो जाती है कि इसका लाभ किसे मिलेगा और किसे नहीं। इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम होती है। समझ गया। लक्षित योजनाओं में ये पहचानना कि असली लाभार्थी कौन है अपने आप में एक बहुत जटिल काम हो जाता है और उसमें पक्षपात की बहुत गुंजाइश रहती है। यानी एक पारदर्शी नियम आधारित व्यवस्था असल में ज्यादा बराबरी ला सकती है। चलिए अब सबसे भावनात्मक और आखिरी आरोप पर आते हैं। वो ये कि समानता की सारी बातें अमीरों से ईर्ष्या
और सबको एक ही निचले स्तर पर लाने की कोशिश से पैदा होती हैं? यदि हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो लेख के अनुसार ये कारण और प्रभाव के रिश्ते को ही उल्टा करके देखता है। पहली बात तो ये कि समतावादी नीतियों का उद्देश्य ऊपर बैठे लोगों को नीचे खींचना नहीं होता। उनका असली मकसद है असमानता को उन सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को नष्ट करने से रोकना जो एक स्वस्थ समाज और स्थायी समृद्धि के लिए जरूरी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सामाजिक विश्वास, सोशल ट्रस्ट। सामाजिक विश्वास यानी समाज में लोगों का एक दूसरे पर और व्यवस्था पर भरोसा। इसका असमानता से क्या संबंध है? जब समाज में खाई बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है तो लोगों का एक दूसरे पर और सिस्टम पर भरोसा उठने लगता है। उन्हें लगता है कि नियम सबके लिए बराबर नहीं है, कि सिस्टम सिर्फ अमीरों के लिए काम करता है। हाँ, ये तो है। और जब ये भरोसा टूटता है तो समाज में हर चीज के लिए और ज्यादा नियम कानून और ज्यादा निगरानी की मांग उठने लगती है, क्योंकि कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। इस तरह बहुत ज्यादा असमानता खुद ही ओवर रेगुलेशन का एक प्रमुख कारण बन जाती है। यहीं पर लेख की एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है जो कहती है, समानता ईर्ष्या की नैतिकता नहीं है, बल्कि स्वयं पूंजीवाद के लिए एक प्रकार का सामाजिक बीमा है। पूंजीवाद के लिए एक सामाजिक बीमा, ये एक बहुत ही गहरा विचार है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि थोड़ी बहुत समानता पूंजीवाद को उसकी अपनी अति, एक्सेस से बचाती है। इस सिस्टम में लोगों का भरोसा बनाए रखती है ताकि वो बिखर ना जाए। और दूसरा और आखिरी बिंदु है लोगों के गुस्से के असली स्रोत को समझना। लेख का तर्क है कि लोगों को आमतौर पर इस बात से उतनी दिक्कत नहीं है कि कोई व्यक्ति अपनी मेहनत या काबिलियत से बहुत अमीर बन गया है। तो फिर असली नाराजगी किस बात से है? असली नाराजगी तब पैदा होती है जब उस धन का इस्तेमाल राजनीतिक ताकत खरीदने के लिए होने लगता है। जब पैसे के दम पर नीतियां बदली जाने लगती हैं, मीडिया को कंट्रोल किया जाने लगता है और एक आम नागरिक की आवाज बेमानी हो जाती है, तब असली आक्रोश पैदा होता है। तो समस्या धन नहीं बल्कि धन द्वारा खरीदी गई राजनीतिक शक्ति है। बिल्कुल। कोई भी समाज धन की असमानता को तभी तक बर्दाश्त कर सकता है जब तक उसे ये भरोसा हो कि ये असमानता एक नागरिक के तौर पर उसके अधिकारों को खत्म नहीं कर देगी। तो इन सब का क्या मतलब है? इस पूरी गहरी और विस्तृत चर्चा से हम क्या मुख्य बात निकाल सकते हैं? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि आर्थिक समानता पर हमारी सार्वजनिक बहस की दिशा शायद गलत है। लेख के तर्कों को देखें तो ये विकास की दुश्मन नहीं है और ना ही ये उद्यमिता को खत्म करती है, बल्कि ये एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था और एक स्थिर समाज के लिए एक जरूरी और व्यावहारिक घटक हो सकती है। तो इस विश्लेषण का मूल संदेश क्या है? इसका मूल संदेश ये है कि हमें सतत विकास और एक स्थिर समाज पाने के लिए समानता की व्यावहारिक और कार्यात्मक भूमिका को गंभीरता से लेना होगा। और लेख एक बहुत तीखी चेतावनी के साथ खत्म होता है। जो लोग गरीबों की भलाई का नाम लेकर समानता की हर बातचीत को चुप कराने की कोशिश करते हैं, हो सकता है कि वो असल में एक ऐसे कुलीन तंत्र, ओलिगार्की की रक्षा करना चाह रहे हों। अगर असली समस्या, जैसा कि लेख में बताया गया है, धन का राजनीतिक शक्ति में बदलना है, तो एक आधुनिक लोकतंत्र धन सृजन की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक शक्ति को राजनीतिक प्रभाव से प्रभावी ढंग से अलग करने के लिए कौन से ठोस तंत्र या सुधार लागू कर सकता है? ये श्रृंखला यूपीएससी अभ्यर्थियों और समसामयिक मामलों पर गहरी समझ बनाने में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए है। यदि यह विश्लेषण आपको उपयोगी लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। भविष्य में आप किन विषयों पर चर्चा चाहते हैं, अपने प्रश्न और सुझाव कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली बार तक सोचते रहिए।